सेकंड फ्लोर पे हैं अपने घर की, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे, और आपको अपने ग्राउंड पे जाना है, नीचे जाना है बाहर। दो तरीके हैं नीचे जाने के, फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाने के दो तरीके हैं। तो रंजीत आप बताओ कौन से दो तरीके हैं नीचे जाने के? आपको क्या लगता है कैसे आप नीचे ग्राउंड पे पहुंच सकते हो फर्स्ट फ्लोर से? स्टेयर्स से और एक लिफ्ट से। एक स्टेयर से और एक लिफ्ट से। फर्स्ट फ्लोर तक लिफ्ट लगा रखी है घर पे? मान लीजिए लिफ्ट नहीं है, फिर कौन से दो तरीके हैं? तरनजीत। सर कूद मार लेंगे। हाँ बिल्कुल, सीधे सीधे, डरो मत। हमारे हिंदी फिल्मों के हीरोज को देखो, साउथ इंडियन फिल्मों के हीरो को देखो तो घबरा ही जाओगे। तो दो तरीके हैं नीचे जाने के, या तो स्टेयर्स के थ्रू जाओ या फिर सीधे छलांग लगा दो, है ना? या तो स्टेयर्स के थ्रू जाओ या छलांग लगा दो सीधे। कौन सा तरीका फास्ट होगा बताओ? विच इज फास्टर वन? छलांग लगाना। छलांग लगाने वाला फास्टर, और स्टेयर्स के थ्रू जाओ तो स्लो होगा। ठीक है, अब मैं कहूं कि इनमें से एक रिवर्सिबल है और एक इरिवर्सिबल है, मतलब आप वापस फर्स्ट फ्लोर पे आए तो एक बार बिल्कुल जैसे गए थे वैसे ही आओगे, और दूसरी बार जैसे गए थे वैसे नहीं आओगे। मैं कहूं एक तरीका रिवर्सिबल है और दूसरा इरिवर्सिबल है। कौन से रास्ते से जाना रिवर्सिबल होगा, कौन से रास्ते से जाना इरिवर्सिबल होगा? कनक। सर जंप वाला इरिवर्सिबल और स्टेयर्स वाला रिवर्सिबल। स्टेयर्स वाला कैसा होगा? रिवर्सिबल। स्टेयर्स वाला रिवर्सिबल होगा। तुम्हारा कैमरा काम नहीं कर रहा बेटा? सर आज नेटवर्क इश्यू है। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करें, मैं जिससे पूछूं वो दिखना चाहिए। बगैर कहीं कैमरा ऑन रखा करो, कहने की जरूरत ना पड़े। दूसरे थर्मोडायनेमिक सेंस में अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं, ध्यान देना, तो अगर मैं ये कहूं कि आप फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड तक जाने में इनफाइनाइट स्टेयर्स लगी हुई हैं, कितनी? इनफाइनाइट। तो बताओ कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में? बोलो। अगर इनफाइनाइट स्टेयर्स लगी हुई हैं तो कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट टाइम लगेगा बेटा। इनफाइनाइट टाइम किसी काम में लगे, इसका क्या मतलब? क्या वो काम होगा? क्या वो काम होगा? किसी काम को करने में आपने इनफाइनाइट टाइम लगा दिया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है दैट प्रोसेस विल नॉट अकर। तो देखो, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में जो पहला डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो डेफिनेशन का है। पहले तो डेफिनेशन लिख लो आप। डेफिनेशन में क्या है? इनिशियल स्टेट could be regained initial state could be regained from any point during the
प्रोसेस। ऐसे समझ लो कि आप फर्स्ट फ्लोर से नीचे जा रहे हैं और उसको पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लग रहा, तो क्या आप किसी भी स्टेयर से वापस आएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे? आंसर है किसी भी स्टेयर से आप अपनी जर्नी रिटर्न कर सकते हैं। बट जरा सोचिए, अगर विंडो से छलांग लगा दी आपने, तो ग्राउंड और विंडो के बीच में से कहीं लौटना चाहें आप तो क्या लौट सकते हो? क्या इनिशियल स्टेट रिगेन हो सकती है? क्या प्रोसेस रिवर्स हो सकता है किसी भी स्टेज से? अगर विंडो से छलांग लगा दी आपने, आंसर है नो। तो इरिवर्सिबल में लिखो इनिशियल स्टेट could not be regained। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा डिफरेंस है थर्मोडायनेमिक सेंस में, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इनफाइनाइटली स्लो। इनफाइनाइटली स्लो, इनफाइनाइटली स्लो का मतलब है it takes infinite time to complete, to reach to final state। infinitely slow। और irreversible process होता है extremely fast। बिल्कुल मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि फर्स्ट फ्लोर से इन ग्राउंड फ्लोर तक जाने में अगर आपको इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, इफ यू आर टेकिंग इनफाइनाइट टाइम from first floor to ground, then the process is reversible। आप जरा सोचिए, अपने पैर इनफाइनाइटली स्लो मूव कराओ। मान लो 10 स्टेयर्स हैं आपके घर के अंदर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक 10 स्टेयर्स हैं, बट 10 स्टेयर्स क्रॉस करने में आप इनफाइनाइट टाइम लगा दो। सोचो कितना स्लो पैर आप चला रहे होंगे। और जब स्लोएस्ट पॉसिबल आप ट्रेवल करेंगे तो किसी भी पॉइंट से वापस आने में क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? वापस आने में प्रॉब्लम तब होगी जब आप प्रोसेस को फास्ट करेंगे। तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। बताइए क्या रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में पॉसिबल है? अगर कोई प्रोसेस में इनफाइनाइट टाइम लग रहा हो तो क्या वो प्रोसेस हो सकता है? आंसर है नो। रिवर्सिबल प्रोसेस रियलिटी में आइडियल प्रोसेस होते हैं, आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस। फर्दर लिख सकते हैं इट डज नॉट अकर इन नेचर। थर्मोडायनेमिकली मैं बात कर रहा हूं, ऐसा प्रोसेस जिसमें इनफाइनाइट टाइम लगता हो वो होगा ही नहीं, सीधा तो ये है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइडियल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं रियल प्रोसेस, जो नेचर में होते हैं, जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं डेली। अच्छा बताओ एक सिंपल सी प्रॉब्लम, और वैभव बताएगा, स्मार्ट है आंसर करने में। एजिंग प्रोसेस कैसा है बताओ?
एजिंग प्रोसेस, वैभव। सर कैमरा खराब है आज। एजिंग, बुढ़ा होना, उम्र का बढ़ना, रिवर्सिबल है सर। कैसा प्रोसेस? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, क्यों? बिकॉज सर एट एनी पॉइंट ऑफ दैट प्रोसेस हम वापस टाइम में नहीं जा सकते जैसे हम पहले थे। हाँ, कोई भी क्रीम लगा लो यंग नहीं बन सकते, सीधे बोलो ना। कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी फेशियल लगा लो, कोई भी योग कर लो, वापस आप यंग बन सकते हो? अगर 40 इयर्स के हो गए तो सोचो वापस 20 इयर्स में लौट आए। नो सर। कैमरा बंद कर रखा है तुमने? सर कैमरा खराब है आज। Anyway, तो एजिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल। आप कुछ भी कर लो, किसी से भी कुछ भी मांग के ले लो आप क्रीम को, कैसे भी कंपनी की, बुढ़ा बुढ़ा ही दिखेगा, वो वापस यंग नहीं बन सकता, क्योंकि एजिंग प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल, सॉरी, इरिवर्सिबल। सीधे सीधे कहूं तो नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल होते हैं। फोर्थ डिफरेंस लिखो, फोर्थ डिफरेंस। अब ये बताओ मुझे कि आप मान लीजिए अपने फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड से वापस फर्स्ट पे आ रहे हैं, फर्स्ट से फिर ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड से वापस फर्स्ट पे आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर से फिर ग्राउंड पे जा रहे हैं, फिर वापस फर्स्ट पे आ रहे हैं। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स बार बार हो रहे हैं, वो किस केस में ज्यादा पॉसिबल है? जब आप स्लो मूव करोगे या फास्ट मूव करोगे? नीचे जाना, ऊपर आना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, ये जो बार बार साइकिल बनेगा किस में ज्यादा बन सकता है? रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? आप स्लो मूव करेंगे तब ये बार बार कर पाओगे या फास्ट मूव करेंगे तब? रिधि, रिधि, आपको बेटा ऐसा क्यों लगा फास्ट मूव करने पे आप बार बार ज्यादा साइकिल ले पाएंगे? आपको ये क्यों लगा कि अगर हम फास्ट जाएंगे तो ज्यादा साइकिल ले पाएंगे? आप लोगों के साथ समस्या है। मैंने कहा कैमरा ऑन करो और बोलो। आप नीचे जा रहे हैं फ्लोर पे और नीचे जाके फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप बार बार नीचे जाना ऊपर आना, ये किस केस में आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे? जब फास्ट ट्रेवल करेंगे या स्लो ट्रेवल करेंगे? आई एम आस्किंग दिस। रिधि, तुम्हारे पास माइक भी नहीं बेटा वर्किंग में? रिधि बेटा माइक भी नहीं है वर्किंग में? आयुष बोलो, आयुष। सर स्लो मूव करने पे ज्यादा कर पाएंगे बार बार, स्लो मूव क्योंकि करने सर पे क्यों? फास्ट मूव करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। फास्ट मूव करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बोला, फिर भी ठीक है आपका आंसर। तो जैसे आपका
आंसर जैसे मैराथन में होता है, मैराथन में अगर फास्ट मूव करने पे ही जीत जाते तो स्टार्टिंग में सारे स्लो स्टार्ट क्यों लेते हैं, एंड में ही तेज दौड़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ध्यान दो, जिन बच्चों को फास्ट में लगता है ना, वो एक्सपेरिमेंट करके चेक करें एक बार, उनको अपने आप ही पता लग जाएगा कि गड़बड़ हो गया। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी एनर्जी का, आप एक सिस्टम है, ऐसे सोचें आप एक सिस्टम है, ध्यान देना, आप एक सिस्टम है और आप अपनी स्टोर्ड एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब कर पाएंगे, जब आप स्लोएस्ट पॉसिबल ट्रेवल करेंगे। जितना फास्ट ट्रेवल करेंगे, जितना फास्ट ट्रेवल करेंगे, आपकी एनर्जी का लॉस बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा एनर्जी का लॉस, देखो बताते हैं। आप जब फास्ट जाओगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट का बढ़ना भी लॉस ऑफ एनर्जी है। मैं हार्ट बीट से स्टार्ट कर रहा हूं, हार्ट बीट का बढ़ना भी लॉस ऑफ एनर्जी है। दूसरा, जब आप फास्ट जाएंगे तो स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा, और स्वेटिंग होगी तो वो स्वेट जब इवापोरेट होगा, वो भी आपकी बॉडी से एनर्जी लेके जाएगा, उसमें भी एनर्जी का लॉस होगा। जब आप फास्ट ट्रेवल करेंगे तो बॉडी में ब्लड फ्लो भी फास्ट हो जाएगा, उसमें भी एनर्जी का लॉस है। कहीं कहीं आप दीवार में भिड़ेंगे, पैर आपके स्लिप करेंगे, फ्रिक्शन होगा। पॉइंट ये है कि जितना फास्ट आप होते चले जाएंगे, एनर्जी लॉस बढ़ता ही जाएगा। तो नंबर ऑफ साइकिल्स किस केस में आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, आप तब ज्यादा से ज्यादा अप एंड डाउन हो सकते हैं जब स्लोएस्ट पॉसिबल ट्रेवल करें। जब स्लोएस्ट पॉसिबल ट्रेवल करें। समझ में आ गया सबको? अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो इसमें लिखो आप, मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन्ड इन दिस प्रोसेस। अभी हम इसको मैथमेटिकली भी करने वाले हैं, और इसमें लिखो आप मिनिमम वर्क अगर मैं इसको आप पे अप्लाई कर दूं, हर एक स्टूडेंट पे अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि आप में से जो भी धीरे धीरे करके तैयारी करेगा, वो बेस्ट रैंक लाएगा, बेस्ट परफॉर्मर होगा, और बगैर किसी टेंशन के।
और जो सोचेगा कि मैं एक चैप्टर को एक रात में निपटा दूंगा, अगर किसी ने ये सोचा कि एक चैप्टर को एक रात में निपटा देंगे, तो मैं ये कहता हूं कि वो खुद ही निपट जाएगा। चैप्टर तो नहीं निपटेगा, वो खुद जरूर निपट जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि आप धीरे धीरे काम करें तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। धीरे धीरे काम करें तो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिफरेंस। रिवर्सिबल प्रोसेस हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान देना, रिवर्सिबल प्रोसेस का ये मतलब नहीं है कि वो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। रिवर्सिबल प्रोसेस का ये मतलब है कि इसको आप कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में ले सकते हैं। नोट कर लो, ये बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है। रिवर्सिबल प्रोसेस डज नॉट मीन दैट it is occurring in both direction. It does not mean that it is taking place in both directions. Then what do we mean by reversible process? Reversible process means it could be bring back from any point of time. ये इसका मतलब है। तो जरा बताओ आप, जिससे मैं पूछूं वही बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। गौरव, गौरव, आवाज आ रही है मेरी? गौरव, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। तुम्हारा तो कैमरा ठीक था, Yes, अब क्या हो गया? तुम्हारा कैमरा तो ठीक था। एक दूसरे बैच में मैंने बच्चे से पूछा कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे? कह रहा सर मेरे बाल बने हुए नहीं है। अब क्या इलाज है इसका? मैंने कहा अगर बाल बना के ही बैठना है तो फिर फोटो उधर भेजो मुंबई, दे आर वेटिंग फॉर यू। अगर आपको बालों की चिंता है, कैमरा ऑन नहीं करते, तब तो आप मुंबई के लिए एलिजिबल हो। गौरव, बताओ मुझे कौन से प्रोसेस में सिस्टम will always be in equilibrium and in which process system will be out of equilibrium? गौरव, इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे है बैलेंस्ड। सर रिवर्सिबल में होगा। रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम में होगा। क्यों? क्यों आपको ऐसा लगा बेटा? सर अगर बैलेंस्ड होगा तो हम प्रोसेस को किसी भी साइड में लेके जा सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, बट आपको ये क्यों लगा कि वो इक्विलिब्रियम में होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस? बिकॉज इट इज इनफाइनाइटली स्लो।
आप जब स्लोएस्ट पॉसिबल पैदल चलें, पैर उठाएं, तो आप एज ए बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी कि नहीं? और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे क्या होगा? इम्बैलेंस्ड होगे कि नहीं? गिरने के चांसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यस सर। तो लिख लो इसमें रिवर्सिबल में, all intermediate stages are in equilibrium. इंटरमीडिएट स्टेजेस का मतलब है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। लिखते जाया करो अगर कोई वर्ड की क्लैरिटी नहीं है। इंटरमीडिएट मींस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और इरिवर्सिबल में लिखो इंटरमीडिएट स्टेजेस विल बी आउट ऑफ इक्विलिब्रियम। हिंदी में कहते हैं कि स्लो चलोगे तो दिमागी संतुलन ठीक रहेगा और फास्ट चलोगे तो दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड। पांचों डिफरेंसेस क्लियर हैं? कोई ऐसा है जिसको ये डिफरेंसेस क्लियर ना हो? कोई भी? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कोई भी ऐसा जो आपको डिफरेंस क्लियर ना हो? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फर्दर हमने डिवाइड किए थे 4 टाइप्स में। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक। लास्ट क्लास में आपने लिखे थे इन सबको, नेम तो लिख ही लिए थे। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दोनों फर्दर 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स? आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। बहुत ही आसान डेफिनेशंस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके नेम से समझ में आ रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, डेल्टा टी 0, नो चेंज इन टेम्परेचर, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है। सारी बातें एक ही हैं। जिस प्रोसेस में डेल्टा टी 0 हो उस प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल। लैंग्वेज लिख लो, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर।
आइसोबैरिक आइसोबैरिक प्रोसेस मेरी साउंड आ रही है सबको? ये अपने आप नेटवर्क कट गया, अपने आप जुड़ गया। चलो ठीक है, कनेक्ट तो हो गया। देखो मैं बात कर रहा था आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी जीरो, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी जीरो, मीन्स पी कांस्टेंट है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी जीरो, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड जीरो। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होगा। डेल्टा टी जीरो का मतलब है टी कांस्टेंट, इसका मतलब है पी कांस्टेंट, इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट, और इसका मतलब ये है नो हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड, नो हीट एनर्जी लॉस्ट और गेन्ड। अब मैं जिससे पूछूं वही बोलेगा और कोई नहीं, जिससे पूछा जाए केवल वही आंसर करेगा। ये आपके सामने एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। और ये क्या है, बहुत थिक लाइन है। ये आपके सामने साइक्लिक प्रोसेस है। मोनिका, आप क्लास में हैं बेटा? मोनिका जल्दी बोलो। अनम्यूट करके बोलो बेटा, अनम्यूट करो। ऑडियो सिस्टम तो आजकल सबके पास एक से एक है, क्योंकि गाने सुनने होते हैं। ये क्या है, पढ़ने के लिए हो ना हो, गानों के सुनने, सॉन्ग सुनने के लिए तो सारे रखते हैं। और आजकल वो क्या आता है, एक
वो झिंगा लाला टाइप का गाना गाते भी रहते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं बेटा, चीजें ठीक करो। अच्छा बताओ मुझे, ए टू बी प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? ए टू बी मोनिका ने आंसर किया आइसोबैरिक। अच्छा, ए टू बी। जिनसे नहीं पूछा वो भी आंसर करना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली गलत आंसर कर रहे हैं। ए टू बी आइसोबैरिक प्रोसेस है। ए टू बी में पी की वैल्यू कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है। आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक में दो पॉसिबिलिटी, आइसोबैरिक में दो पॉसिबिलिटी। आप बताओ ये एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है? सिस्टम कंप्रेस हो रहा है या एक्सपेंड हो रहा है? निकिता सागवाल बोलो बेटा, बताओ। सर एक्सपैंड। एक्सपेंड कर रहा है। ए से बी पे आप जा रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल आसान बात है। ये ए का वॉल्यूम हो गया और ये पॉइंट बी का वॉल्यूम हो गया। सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये है आइसोबैरिक एक्सपेंशन। ए टू बी। विशाल, बी टू सी बताओ कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। 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 इसमें भी क्या एक्सपेंशन और कंप्रेशन वर्ड यूज कर सकते हैं? विशाल, नो सर। हाँ, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन की तो बात ही नहीं है। ओके, रोहन आप क्लास में हैं? रोहन, यस सर। बोलो C2A कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। C2A एडियाबैटिक। अभी तो मैंने आपको एडियाबैटिक की ABCD बताई नहीं, आपको पता लग गया एडियाबैटिक है? टेम्परेचर तो सेम ही है। अच्छा, टेम्परेचर सेम हो तो एडियाबैटिक कहते हैं? रोहन डाउट है सर इसमें। बोलो। आइसोथर्मल। हाँ, C2A प्रोसेस आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से कुछ भी हो सकता है। दोनों के सिमिलर नेचर होते हैं। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से कुछ भी हो सकता है। बट आपने अभी आइसोथर्मल पढ़ा है इसलिए आपका आंसर आइसोथर्मल आना चाहिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। बायल्स लॉ आपने पढ़ा है। C2A ग्राफ कौन सा लॉ फॉलो करता है? बायल्स लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं C2A? उसी का नेचर है ना ये हाइपरबोलिक। तो C2A कोई भी प्रोसेस हो सकता है, आइसोथर्मल भी हो सकता है और एडियाबैटिक भी हो सकता है। पहले मैं आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में थोड़ा डिफरेंस कर दूं आपको, फिर क्वेश्चन लेता हूं। और
आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में क्या डिफरेंस है? ग्राफ को कैसे पहचानेंगे कौन आइसोथर्मल कौन एडियाबैटिक? तो देखो, दूसरा ग्राफ बनाओ, फिर इसकी मैथमेटिक्स पे आएंगे पूरी तरह से। ये दो ग्राफ मैंने बनाए, दोनों एक्सपेंशन है। इनमें से आप बता सकते हैं कौन सा कर्व मोर स्टीपर है? या ये कहें किसका स्लोप ज्यादा है? सेकंड का, बिल्कुल ठीक आंसर किया आप लोगों ने। जो मोर स्टीपर कर्व होता है वो है एडियाबैटिक। ये है आइसोथर्मल। दोनों के ग्राफ का नेचर तो सेम है, बट एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। ये कैसे हमें पता लगा कि एडियाबैटिक कर्व का स्लोप ज्यादा होगा? एडियाबैटिक कर्व का स्लोप ज्यादा होगा, ये कैसे पता लगा? तो देखो यहां ध्यान से, PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है कौन से प्रोसेस के लिए? कौन से प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होगा? कौन सा लॉ है ये? गैस स्टेट को याद करो, कौन सा लॉ है? ये बायल्स लॉ है, T कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें, ध्यान देना, अगर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। और दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? दो फंक्शन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये जिनको मैथमेटिक्स आती है बहुत अच्छा, जिनको नहीं आती वो याद कर लें। फिजिक्स में आपको ये फॉर्मूला शायद बता दिया गया हो। तो P इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ P, इसकी हेल्प से हमें निकालना है dP अपॉन dV। ये आएगा -P अपॉन V, और dP अपॉन dV को ही नाम देते हैं स्लोप। dP अपॉन dV ही स्लोप है, dy बाई dx। y एक्सिस पे हमने P लिया है,
एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप आया -P/V। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप आया -P/V। मैं रिपीट कर दूं, जिनको ये मैथमेटिक्स समझ में आ गई बहुत बढ़िया, अगर समझ में नहीं आई, आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप इस मैथमेटिक्स को छोड़ सकते हैं। सीधा इतना याद रखें, स्लोप dP/dV इक्वल टू -P/V। अगर आप बायो के हैं और मैथ्स के हैं तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, ये तो आइसोथर्मल की बात हुई। अब एडियाबैटिक का स्लोप निकालते हैं। ये लिख लिया सबने? ये सबको समझ में आ गया? और अनम्यूट करके अपने आप को जल्दी बोलें अगर नहीं आया तो। आप चुप रहेंगे तो मैं ये मान लूंगा कि आपको समझ में आ गया। जिनको समझ में आ गया वो चुप रह सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आया उनको तो बताना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस की। देखो, लिखो एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसका डेरिवेशन भी अभी थोड़ी देर में मैं देने वाला हूं आपको, ये कहां से आया, बस अभी आप याद कर लो। और गामा इक्वल टू होता है सीपी मोलर बाई सीवी मोलर, इनका रेशियो गामा कहलाता है। म्यूट करो अपने आप को सारे बच्चे, जिससे पूछा जाए वही अनम्यूट करे। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ये फॉर्मूला अभी हम डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद, बट अभी बस एक फॉर्मूला याद कर लो, गामा की वैल्यू ये है। अगर इसको भी डिफरेंशिएट करें, सारा कुछ वैसे ही करें लाइन टू लाइन, तो आपको ये मिलेगा। सीधा मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, सीधे लिख लो आप। ये है स्लोप किसका? एडियाबैटिक कर्व का। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व आप देख सकते हैं, चाहे एडियाबैटिक हो चाहे आइसोथर्मल, स्लोप नेगेटिव है। नंबर 1, स्लोप नेगेटिव है। और उन दोनों फॉर्मूला को लिंक करें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप है वो गामा टाइम से आइसोथर्मल के एडियाबैटिक कर्व का स्लोप गामा टाइम से आइसोथर्मल के, या मैथमेटिकली आप ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर सिंपल लैंग्वेज में
slope of adiabatic curve by slope of isothermal curve equal to gamma. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कैसे पहचानेंगे आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को। ठीक है, अब प्रॉब्लम लिखो। सिंपल प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, बहुत ही आसान।
ओहो, अच्छा अच्छा, मेरी आवाज आई अब? अच्छा अमन आप बताओ, अमन आप बताओ, ए और बी पॉइंट के टेम्परेचर्स किसका कम किसका ज्यादा? अमन मेरी साउंड आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? अमन, इसका मतलब लगता है क्लास में ही नहीं है। अमन आप क्लास में हैं? बहुत बढ़िया। एक अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? मुझे या अपने आप को? मेरी साउंड आ रही है सबको? सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही? और अमन आपको ये कैसे पता लगा कि मैं आपका नाम ले रहा हूं जब साउंड नहीं आ रही है? चलो बहुत टाइम लगा दिया। कोई और बताना चाहता है आप में से? कोई भी आप में से जो बताना चाहे? अनम्यूट करके बोलो। वैभव बोलो। वैभव आप बताना Sir, B चाहते हैं? temperature at B point will be larger, higher. बी का ज्यादा होगा, क्यों? Sir, number of moles constant है, pressure constant है, तो PV upon NR पे depend करेगा temperature, so volume is greater at point B. हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ए से बी प्रोसेस के लिए, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए आप लिख सकते हैं V1/T1 इक्वल टू V2/T2, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। गैस स्टेट में आप पढ़ चुके हैं सारा कि P कांस्टेंट हो तो आप चार्ल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचो अब ए और बी में से किसका प्रेशर ज्यादा है? तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है? बी पॉइंट पे ज्यादा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तभी तो ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो टी बी ग्रेटर देन टी ए। अगर आप इसको फिजिकली रियलाइज करना चाहते हैं तो ऐसे सोचो, एक बैलून है जिसमें गैस भरी हुई है, बैलून मान लो, बैलून गैस भरी हुई है। बैलून का वॉल्यूम आप बढ़ाएं बट इसका पी कांस्टेंट रहे, ये कब पॉसिबल है? वॉल्यूम आप बढ़ाएं और पी कांस्टेंट रहे, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा हो। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो पी कांस्टेंट कैसे रह पाएगा फिर? ओके अमन, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? अमन चलो, आज तो इसको सुनना ही नहीं है, साउंड नहीं आ रही है उसको। लेक्चर सुनाई पड़ रहा है, बस क्वेश्चन की साउंड नहीं जा रही है। इसी प्रॉब्लम में बताओ मुझे,
बी और डी पॉइंट का टेम्परेचर या बी और सी पॉइंट के टेम्परेचर कंपेयर कर सकते हो? नमिता बोलो आप। यस सर। हाँ बोलो बेटा। बी और सी आइजोकोरिक प्रोसेस के इनके बीच में आ रहे हैं, इसलिए वी कांस्टेंट है और हमें पता है कि बी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए क्योंकि बी पे प्रेशर ज़्यादा है इसलिए टी टी बी टी सी से ज़्यादा होगा। हाँ, सी पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा आएगा, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन है आपका। सी पॉइंट पे ज्यादा आएगा, डी पॉइंट पे और ज्यादा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। गलत बोल दिया बेटा, प्रोपोर्शनल है ना तो बी। सर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा कि टी बी टी अच्छा सी से ज़्यादा होगा। ठीक ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा तो ठीक है। पी डिक्रीज कर रहा है डाउन द, अगर आप नीचे आ रहे हैं तो पी डिक्रीज कर रहा है तो टी भी डिक्रीज करेगा, तो पॉइंट डी का टेम्परेचर कम होगा पॉइंट बी से। वैसे भी कॉमन सेंस से आप कर सकते थे, कॉमन सेंस से। आपको ये मालूम है कि C2A आइसोथर्मल है, C2A आइसोथर्मल है, इसका मतलब है TA इक्वल टू TC। अब बताएं आपको कि A से B तक टेम्परेचर बढ़ गया तो गारंटीड B से C तक कम होना पड़ेगा, तभी तो A और C का बराबर बनेगा। आ गया समझ में सबको? ये छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाली हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो। अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं, पीवी की पावर गामा आया कहां से वो, क्योंकि अगला यूज उसी का ही है सारा कुछ। सो राइट डाउन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद आएंगे उस पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट आपने कई बार सुना होगा, फिर से लिख लें एक बार और। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, energy can neither be created nor destroyed. एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। व्हाट, एनर्जी के साथ फिर क्या हो सकता है? व्हाट कैन वी डू? वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, यू कैन नॉट क्रिएट इट। ऐसे भी कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड। यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एक ही बात है।
यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। अब इसको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में लेके आए, ये तो मैंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी। यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड होती है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्रिएट नहीं होती। अब जरा अपने यूटिलिटी पे आते हैं, इस लॉ का यूज क्या है। तो देखो, ये है हमारा सिस्टम। अगर मैं आपसे कहूं कि सिस्टम को आपने हीट एनर्जी सप्लाई की क्यों, और सिस्टम को एनर्जी वर्क के फॉर्म में भी मिली, हीट के फॉर्म में भी मिली एनर्जी, वर्क के फॉर्म में भी मिली एनर्जी। ये दोनों एनर्जी जब सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएंगी तो इनका नाम बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा आफ्टर बीइंग स्टोर्ड? इंटरनल एनर्जी। क्या नाम हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब है कि Q और W दोनों इंटरनल एनर्जी में ऐड हो गए। तो क्या आप बता सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितने का चेंज आया होगा? आंसर है Q प्लस W का, यही चेंज आया होगा ना। ये चेंज क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज। कैसा चेंज आएगा अगर मैंने ये दिया आपको, हीट एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। मतलब इतनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब मुझे आप बताइए, ये है यूनिवर्स, इसका एक छोटा पार्ट है सिस्टम और रेस्ट यूनिवर्स है सराउंडिंग। आप मुझे बताओ यूनिवर्स की एनर्जी में क्या चेंज आया? यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्या यूनिवर्स की एनर्जी में कोई चेंज आया? आंसर है नो। यूनिवर्स की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई Q प्लस W, तो सराउंडिंग की उतनी कम हो गई होगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एनर्जी लॉस्ट बाय सराउंडिंग इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय सिस्टम। कह सकते हैं कि नहीं? सराउंडिंग को लॉस हुआ तो सिस्टम को गेन हो गया। यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा। टोटल एनर्जी यूनिवर्स की निकालो, टोटल एनर्जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग निकालो, वो तो कंजर्व्ड है, कांस्टेंट होगी। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया सबको? टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कंजर्व्ड रहेगी। ओके, फ्री कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी एक दो पॉइंट और लिख लो इसमें। अगर मैं आपको ऐसे कह देता कि भाई सिस्टम को हीट एनर्जी क्यों सप्लाई की, पर सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क कर दिया, W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। अब बताओ डेल्टा यू कितना आएगा? अब डेल्टा यू कितना आएगा? ये आएगा Q माइनस W के बराबर। आएगा कि नहीं? ये जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन है, नथिंग एल्स बट एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। अगर मैं आपको डाटा ऐसे दे देता कि Q इज द हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम, वर्क इज द W is the work done by the system. Now tell me the change in internal energy of the system.
माइनस क्यू माइनस डब्ल्यू। ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आई हो? ध्यान रखना, धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल में एंट्री करने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी मैं यहां तक रख रहा हूं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।